सच है। और इस देश में एक अलग टाइप का माहौल बनाया जा रहा है पूंजीपतियों के द्वारा कि जहां जहां आदिवासियों की जमीनें हैं वो जमीनों को कब्जा कर लिया जाए, उन क्षेत्रों को कब्जा कर लिया जाए, उनको जंगलों से हटाया जाए और उसका उपयोग पूंजीपति के घराने को, जिसको आप लोग कॉर्पोरेट घराने बोलते हैं, वो कॉर्पोरेट घरानों के पूंजीपति लोगों के लिए छोड़ दिया जाए, वो उससे पैसा कमाएंगे। इसके लिए खुद सरकार दलाली कर रही है। और जब ऐसा कुछ होता है तो अपनी एक अपेक्षा होती है कि समाज के नेता कुछ बोले, समाज के नेता इसमें बात करे। सिर्फ सफेद कपड़े पहन के पार्टी का बैनर लगा के वहां जाके जानवर जैसे खड़े रहने में कोई मतलब नहीं। अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी, 3 दिन पहले अहिरी से कि बेचारे वो 15 किलोमीटर पैदल अपने बच्चों को, दोनों माँ बाप, एक औरत और आदमी अपने बच्चे को 15 किलोमीटर करके पैदल लेके गए। दवा खाने के लिए उनको साधन नहीं मिला, किसी ने उनकी मदद नहीं करी और दोनों बच्चे मर गए। माँ और बाप, औरत आदमी, एक औरत ने अपने दूसरे बच्चे को पकड़ी थी और बाप ने दूसरे बच्चे को पकड़ा था और वो दोनों अकेले जा रहे 15 किलोमीटर तक। और उसके बाद उनके बच्चों ने उनके कंधे पर दम तोड़ दिया। कैसे लग रहा होगा उनको? कैसा फील हो रहा होगा? क्या महसूस हो रहा होगा? थोड़ा सोचो, अगर तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाए तो। इस देश में ऐसी हालत केवल आदिवासी समाज की है। ओबीसी चुपचाप है कि भैया गढ़चिरौली में हो रहा है, आदिवासियों के साथ में हो रहा है, तो मेरा नंबर नहीं है, मैं चुप रहूंगा। दलित चुपचाप रहता है, वो आदिवासियों के प्रश्नों पे कुछ नहीं बोल रहा है, वो भी खामोश है कि भैया मेरा तो नहीं है, आदिवासियों के साथ में हो रहा है। तो आज आदिवासी मरेगा, कल तुम वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, तुम प्रतीक्षा सूची में रहेंगे, दूसरा नंबर तुम्हारा है। सुरजागढ़ पे बात करता हूं। मैं सांसद के इलेक्शन के वक्त अपने नेताओं से मिला, एक भी नेता सुरजागढ़ के ऊपर बात नहीं कर रहा था, एक भी पार्टी सुरजागढ़ पर बात नहीं कर रही थी। ये सुरजागढ़ क्या है? ये गढ़चिरौली में एक सुरजागढ़ की माइंस, आयरन माइन बनाया है वहां पर। वो माइनिंग में इन्होंने बताया कि भैया तुमको रोजगार देंगे हम। आदिवासियों को बताया गया कि भैया हम तुमको रोजगार देंगे और रोजगार के नाम पे 500 रुपए रोज दे रहे हैं। रोजगार कैसा? 500 रुपए रोज, किसी को 400 रुपए रोज, और ज्यादा काम किया, ज्यादा कुछ गड़बड़ किया तो उसको दूसरे दिन भगा देंगे। कई लोग मर गए, उनका कोई, उनको ना जीपीएफ मिला, ना कोई इंश्योरेंस, ना कुछ, इनसिक्योरिटी उसमें, यानी असुरक्षित रोजगार, असुरक्षित मजदूर, असुरक्षित कामगार, असंगठित कामगार के रूप में आदिवासियों की हालत हो गई है। जो वहां की जमीन के मालिक थे, आज उसी जमीन पर लोग चौकीदारी कर रहे हैं, सड़क पर झाड़ू मार रहे हैं। उससे बुरे हाल कि वहां के जंगल तुम जाते जाते देखोगे पूरे झाड़ लाल हो गए हैं, पूरे झाड़ लाल। जो बच्चे पानी पीते हैं वो भी पानी लाल हो गया है। जब वो बच्चे लैट्रिन करते हैं तो उनकी लैट्रिन भी लाल आती है, मट्टी का कलर आता है, वो आता है। कई बच्चों को लंग्स की प्रॉब्लम्स हो गए हैं। कई नागपुर आए मेरे पास, बहु हमारे छाते में दर्द है, तो मैंने बोला क्या हुआ? मैं वहां काम करता था, कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया। ये जिला है
ये भी नक्सल इफेक्टेड एरिया है, वहां पे भी नक्सलवादी है, उधर पुलिस और इधर नक्सलवादी बीच में आदिवासी। हम लोग जाए किधर? हमारी बात कौन करेगा? गवर्नमेंट हमारी बात नहीं करती। तुमको अभी जो पेपर में आया है संडे होम्स, संडे होम्स यानी जो पूंजीपति लोग हैं यहाँ पे घर बनाएंगे तुम्हारे जंगल में और वो संडे के संडे आएंगे, लेकिन उसके पहले एक काम होगा, तुमको तुम्हारी जमीनों से भगा देंगे ये लोग। जो 2023 का केंद्र सरकार ने, भाजपा आरएसएस की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो वन कानून बनाई है वो आदिवासियों को खत्म करने का कानून है। उसमें आदिवासी शब्द का उल्लेख नहीं है पूरे कानून में। जब हमको पता चला तो कोई डर रहे थे कि भैया मोदी सरकार के खिलाफ में कौन बोलेगा आदिवासी, ये तो मार देंगे, खत्म कर देंगे। कोई संगठन, कोई नेता देश भर में कोई बात नहीं कर रहा था इसके खिलाफ। मैंने बोला चलो अपन तो वैसे ही मरने वाले हैं, चलो चलते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, उसकी अपील मैंने खुद ड्राफ्ट किया। एडवोकेट बलराज मलिक और उनके साथियों ने मेरा साथ दिए और हम लोगों ने उस कानून पर स्टे लगाया है। अगर वो कानून लागू हो जाता, ताली बजाए कि मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हो, अगर वो कानून लागू हो जाता तो देश के 70% यानी कम से कम 6.5 करोड़ आदिवासी रस्ते पे आ जाते। आरक्षण का मसला रहता तो चंदा इकट्ठा करते, बोगस आदिवासी पैसे दे रहा है कर्मचारी। अब तो तुम जमीन से खत्म हो जाओगे, तब क्या करोगे? तुम्हारी पहचान कैसे है? पूरे सुप्रीम कोर्ट में इस बात को हमने रखा कि बिगर जंगल के आदिवासी की परिभाषा नहीं हो सकती और बिगर आदिवासी के जंगल की परिभाषा नहीं हो सकती। जंगल के बगैर आदिवासी को परिभाषित कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन आदिवासी के बगैर जंगल को परिभाषित कर सकते हैं क्या? वो भी नहीं हो सकती। आप कहां पर रह रहे हो? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओबीसी को लगता है मैं तो ओबीसी हूं। दलित अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी समझ के वो अलग टाइप का एक हरकत शुरू कर दिया उसने। उसको लगता है हमें राज्य करती जमात होना है, राज्य करती जमात तो फलाना आपने भिंतीवर लिउन टाका। अबे कब लिखेगा? आपको जमीन ही खत्म कर दी है तेरी। कौन सी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं? बोगस आदिवासियों को संरक्षण दी गवर्नमेंट ने और एक आमदार ने कुछ नहीं किया। बीजेपी में भी तुम्हारे आमदार थे, कांग्रेस में भी थे, बाकी जगह में तुम्हारे लोग थे। क्या किए? संरक्षण दिए डायरेक्ट। तब कोई कर्मचारी सामने नहीं आया, कब कोई चंदा मांगने नहीं आया कि इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जाना है करके। ये कानून की वजह से पैसा कानून तुमको लागू नहीं होगा। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र तुम्हारी तरफ से छीन लेंगे और उसके साथ में आदिवासी की जो जमीन है, जिसको नॉन ट्रांसफरेबल लैंड बोलते हैं, अपरिवर्तनशील लैंड, वो परिवर्तनशील लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तुम्हारे को भगा भगा के मारेंगे और तुम्हारी जमीन छीन लेंगे। यहाँ पे कौन पोस्ट ग्रेजुएट लड़का कौन है? कौन एमए कौन किया? नीचे में दिखाओ, ग्रेजुएट कौन है? हाथ उठाओ, डरो मत। आप है? हाँ जी, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? कृष्णा रामनकर सर। ताली बजाओ, कम से कम खड़ा हुआ। आपसे एक सवाल पूछता हूं। आदिवासी की जमीन पर भी गेहूं उगा जाता है, उगता है, चावल उगता है, और गैर आदिवासी
फिर आदिवासी की जमीन की कीमत लाख रुपए और उसकी जमीन की कीमत 50 लाख रुपए कैसे है? तो 1985 में एक इसका जो प्रॉब्लम है कि इंदिरा गांधी जो पंतप्रधान थी तब वो एक एक्ट लागू किया था। नहीं वैसे नहीं, वो एक्ट बना वो छोड़ दो, क्यों है ऐसा? सही है क्या ये? नहीं सही में गलत है। सबकी जमीन का रेट बराबर होना चाहिए, आदिवासी रहे या गैर आदिवासी रहे या उच्च वर्ग में रहे, सबकी जमीन का रेट समान होना, जो क्षेत्र में है उसके जमीन का रेट बराबर होना चाहिए। लेकिन बैठिए, इनको ताली बजाओ से। लेकिन इनको मालूम है कि आदिवासी की जमीन की कीमत 1 लाख रुपए देना है अपने को, इसलिए जमीनें आदिवासियों से छीन ली। बड़े लोगों से नहीं छीन रहे, बड़े लोगों से नहीं छीन। अब ये जमीन की कीमत हो गई कि इस देश में, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं आदिवासियों के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन आदिवासी ओबीसी किसका वंशज है? एससी किसका वंशज है? यहाँ अल्पसंख्यक किसका वंशज है? यह सच है। अब सुनो, इस देश भगवान पैदा नहीं हुआ था, इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी, यानी आदिवासी भगवान से भी पुराने लोग हैं। तुमको खत्म करने के लिए तुम्हारे दिमाग में एक नई कंसेप्ट लाया। इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहते हैं। आप इस देश के मालिक हो। जो देश का पहला सिटीजन है, एबोरिजिनल सिटीजन है, इंडिजिनियस सिटीजन है, इस देश का पहला आदमी अब देश का आखिरी आदमी बन गया। अरे कुत्ते काटते हैं तो उसको इंजेक्शन निकल गया है, लेकिन आदिवासी भूख से मर रहा है, उसका इलाज नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। इसी गढ़चिरौली जिले में बाबा आमके थे, उनके पास उस वक्त 2 एकड़ जमीन थी और वो आए थे पैसा। उसी जमीन पर, उसी क्षेत्र में बाबा आमके को ऑस्कर अवार्ड मिला। उनका आश्रम बढ़ गया, पूरे देश में उनका नाम हो गया, बड़े बड़े बैंक उनको फाइनेंस कर लिए, उनकी संस्था को बड़े बड़े बैंक ने अपने पास से पैसा दिया, उनके लड़के को भी मैक्से अवार्ड मिले, फॉरेन से उनको एड मिलती है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। अब उसी गढ़चिरौली में गैर आदिवासी का विकास होता है, आदिवासी का विकास क्यों नहीं होता है? कभी इसमें सोचे? बाबा आमटे का विकास हो सकता है, वो सुरक्षित रह सकता है, आदिवासी क्यों नहीं रह सकता? क्या कारण है? व्यवस्था तो वही है, सरकार भी वही है। ये षड्यंत्र आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस षड्यंत्र को नहीं समझेंगे तो मारे जाएंगे। पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक लोग उचकाते हैं ओबीसी को, अबे इतना पैसा लागू झाला तो तुला काय नहीं भेटना, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ये आदिवासी को हो जाएगा। वो बेचारा गलत फहमी में आता है और फिर उंगली करना शुरू कर देता है। पूरा क्षेत्र पैसा में है। इस क्षेत्र में अगर कोई इंडस्ट्री आपको धाननी है तो यहाँ के ग्राम सभा की परमिशन होनी चाहिए। अभी फिर से माइनिंग चालू हो रहा है, वो कौन सा क्षेत्र है, वो गेंडे पहाड़ और बाकी जगह पे फिर से माइनिंग शुरू हो गई। नाम में तुमको रोजगार बोलते हैं और वो रोजगारदारी का काम दे रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है। अरे इतना ही गवर्नमेंट को लगता है तो अपने अंडर में लो और उनको गवर्नमेंट सर्विस दो। एक खेल चल रहा है, बुरा लगता है कब, जब किसी नक्सलवादी का नाम सुनते हैं, ये फलाना आदिवासी था, तो लोग षड्यंत्र भी करते हैं, आदिवासी ही नक्सलवादी है। अबे नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है, पूरा आदिवासी समाज नक्सलवादी कैसे हो सकता है?
नक्सलवादी बोलती है तो उसको मारने की परमिशन मिल जाती है। दिन ब दिन स्थिति खराब हो रही है क्षेत्र की। पूरे देश में सबसे ज्यादा असंतुष्ट क्षेत्र आदिवासियों के हो रहे हैं। बीच में पेपर में आया था 14-15 साल की लड़की बंदूक लेकर, उसका फोटो आया और वो लड़की नक्सलवादी थी, मार दी उसको। चलो ठीक है, नक्सलवादी थी, मार दी। सवाल ये है वो बनी कैसे? इस देश में कौन से समाज की लड़की के हाथ में बंदूक है बताइए? आदिवासी समाज का कौन सा नेता इस पे बात करता है? जवाबदारी नहीं है कि हमारे समाज के बच्चे इधर डाइवर्ट क्यों हो रहे, इनको कैसे मिनिस्ट्री में लाया जाए, इनको मुख्य प्रभाव में कैसे लाया जाए? कोई बोलने वाला नहीं है। अगर नक्सलवादी बोल के किसी मासूम आदमी को भी मार दिए तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। आवाज ही नहीं है तुम्हारी कोई। तुम्हारे जमीनें छीन रहे तो कुछ नहीं बोल रहे, तुम्हारे जॉब छीन रहे तो कुछ नहीं बोल रहे। तुमको यानी देखो वो कैसा क्षेत्र हो गया। वहां बंदूक की गोली मिल रही है, एनेसिन की गोली नहीं मिली, बुखार की गोली नहीं मिल रही है, उसके इलाज के लिए गोली नहीं मिल रही है, लेकिन बंदूक की गोली मिल रही है। ये हालात कौन से एरिया के हैं, किसके एरिया के, किनके साथ हो रहा है? आप उस समाज के घटक हो जिस समाज का बच्चा भूख से मर जाता है। आप उस समाज के घटक हो जिस समाज की लड़कियों के हाथों में किताब रहने के बजाय उनके हाथों में बंदूक है। उस समाज से आप आते हो। आप उस समाज से हो जहां भूख से मरने वालों से ज्यादा यहाँ पर लोग प्रताड़ित होते हैं, उनका शोषण होता है। जो मजदूर रहते बेचारे, उनके हालत देखिए आप, क्या हालत है। असंगठित मजदूर हो या अपने समाज का 90% वर्ग गड्ढा खोदने का काम करता है। गड्ढा खोदने की मशीन निकल गई है, वो भी गांव को खोलने के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा, जमीन नहीं रहेगी, मजदूरी का काम नहीं कर सकोगे, जिंदा कैसे रहोगे इस पर बात करो। आप जिंदा कैसे रहोगे? मैंने आज से 15 साल पहले राम रतन बापू जी ने मेरे को लाए थे यहाँ पे, भोई साहब उन्होंने, तब मैंने बोला था कि याद रखो तुम्हारी जमीनें छीनी जाएगी। 245 किलोमीटर का दायरा है जहां पर इन लोगों ने संडे होम्स की परिकल्पना की है। अब दूसरों के घर का इंतजाम कर रहे हो तुम और किसी का घर उजाड़ रहे हो। ये दोनों स्कीम देखो कैसी है। एक तरफ तुमको बोल रहे हैं कि नहीं हम तुमको घर पुल देंगे, और जो घर पुल देने वाले लोग ही है वही प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ संडे होम्स बनाएंगे और इनको भगाएंगे यहाँ से। अभी बफर जोन में तुम रह नहीं सकोगे। कम से कम 700 गांव देवली में उठने वाले हैं। गढ़चुरली का तो छोड़ी दो, उसकी लिस्ट ही अलग है। जाओगे कहां? तुमको CFR यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, सामूहिक सामाजिक वनाधिकार, वो तुमको नहीं मिलते। एक बार स्थापित हो गए तुम तो तुमको ना राइट्स मिलते हैं, ना आरक्षण मिलता है, ना कुछ मिलता है। तुम खत्म हो जाते हो क्योंकि तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास से छीन ली जाती है। एक जमीन छीनने का मतलब है उसकी जिंदगी छीनना। एक जमीन का टुकड़ा अगर तुम्हारे पास से जाता है तो तुम्हारी जिंदगी छीन जाती है। तुम्हारे बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हो तुम, बाकी तुमको कोई सुविधा नहीं मिलती है। और कोई बोले वाले आदिवासी, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। कुछ लोग बोलते भैया बंदूक पकड़ के आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे, वो बंदूक से भी कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तुम्हारे नेता क्या कर रहे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनको तुमने वोट दिए, वो क्या कर रहे हैं? ये सवाल सामने आता है। तुम्हारे समाज का दबाव कितना है, ये बात सवाल। सोचा था क्या कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो? बाबूराव शर्मा जी के साथ क्या किया हम लोगों ने? हमारे ही लोगों ने बाबूराव शर्मा जी को मारे। उसको फांसी देने के बाद में वो मरा नहीं तो उसको चूने की भट्टी में डाल दिया गया, उसकी बॉडी में। बाबूराव शर्मा जी की माँ कहाँ गई, उसकी बीवी कहाँ गई, उसका बच्चा कहाँ गया, इस समाज को नहीं मालूम। लेकिन ये मालूम है बिरसा मुंडा तो अलग है, अपना वो बाबूराव शर्मा के है। अभी मैंने नई बात सुना कि कचारगढ़ में
बिरसा मुंडा का पुतला नहीं लगने देंगे। कौन महात्मा है वो? विवेकानंद का पुतला चढ़ गया और अब आरएसएस का हेडक्वार्टर बनेगा, तब तुमको अच्छा लगेगा। ये तुम नहीं चाह रहे, वो लोग चाह रहे, क्योंकि उनको मालूम है अगर बिरसा मुंडा, टंटा भी, बाबूराव शर्मा के का यहाँ पुतला बैठ जाएगा तो हम अपनी लाइन नहीं डाल सकते, खड़े नहीं हो सकते। गोंडवाना का आंदोलन भी तो अपना ही आंदोलन है। आजकल सभी लोग अपने आप में एक अलग टाइप की सोच लाके एक शॉर्टकट सोचते हैं। अरे भैया अपना अपना करो ना, यहाँ कहाँ लगाया, उनके बीच में जा रहे हो। अभी थोड़े हल्बी अच्छे हो गए, हल्बी का खासदार बन गया तो हल्बियों को लग रहा होगा आमचा खासदार है। कोई गोट का आमदार बन जाएगा तो आमचा आमदार है, तो करेगा क्या ये बता, समाज के लिए क्या है ये बताओ, बाकी सब मत बताओ मेरे को। मैं यहाँ किसी वोट के लिए, हल्दी के लिए नहीं आया हूं। पहला मूवमेंट है अपने देश में आदिवासियों का, जिसमें हर जनजाति का आदमी, भारत के तमाम जनजाति के लोग आज मिशन में काम कर रहे हैं। मैं गर्व के साथ बोलता हूं, नागालैंड कोसी क्षेत्र में, अरुणाचल जैसे क्षेत्र में, मेघालय जैसे क्षेत्र में, त्रिपुरा जैसे क्षेत्र में, मणिपुर जैसे क्षेत्र में मिशन का काम है। वहां तक बिरसा मुंडा, टंटा भील और बाबूराव शर्मा के को लोग पहचानते हैं। साथियों, तुम थोड़ा सा सोच लो कि तुम्हारे पास जो जमीन है, अगर वो जमीन गवर्नमेंट ने ले ली तो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे पास जो जमीन के टुकड़े, यही कुर्बानियों की वजह से है। एक सवाल मेरे को ढंग ने पूछा, भाव धर्म के खिलाफ में कुछ मत बोलना। मैं स्टेज पे जाता हूं तो लोग मेरे को पहली चिट्ठी दे देते, भाव इसको गाली मत देना, उसको ये करना। मैं किसी का नौकर हूं क्या? हमने अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी है और हम खुलेआम बोलेंगे, चाहे इसके लिए हमको कोई मार दे, काट दे, कुछ भी करे। सरकार के खिलाफ में भी बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो सच है वो बोलना जरूरी है। डरोगे तो मर जाओगे। हमारी मां बहनें काम करती है, थोड़ा देखो बड़ा क्या तरीका है उसके तरफ देखने का। आदिवासी महिलाएं रे, इसके समाज तो सारे बेवकूफ लोग हैं, इसके साथ बलात्कार भी कर दे, कुछ भी कर दे, शोषण भी कर दे, बेचारे चुपचाप रहते, दो वक्त की रोटी के लिए से 300 रुपए रोजगार देते हैं महिलाओं को और आते हैं नागपुर में, उनसे गड्ढा खोदवाते, काम करते, बाद में पैसे नहीं देते और वो थकी हुई महिला के साथ बलात्कार भी करते हैं। वो बेचारे मजबूरी में चुपचाप रहती है कि उसके बच्चों को पालने के लिए वो वहां पर गड्ढा खोदते हैं। वो बोलती है भैया ये तो आम बात हो गई हमारे साथ। ऐसी अवस्था किसकी है? क्या कर रहे अपने गांडू नेता? क्या कर रहे हैं? ये संगठन, वो संगठन, फलाना अध्यक्ष में क्या बनेंगे? देखो इंटरनेशनल अध्यक्ष बनाता हूं, यहां कुछ नहीं रहेगा तो क्या कर देगा? बड़ी बड़ी पार्टी लगाएगा, उससे क्या बनेगा? तुम्हारी राष्ट्रपति है देश में, उससे बड़ा पद है क्या? राष्ट्रपति भी तुम्हारी आदिवासी, वहां के राज्यपाल भी आदिवासी, लेकिन मणिपुर में सड़क पर आदिवासी लड़कियों को नंगा घुमाया गया और बाकायदा उनको शूट किया गया और उसका वीडियो बनाया गया। भारत के इतिहास में किसी समाज के साथ ऐसा हुआ क्या जो आदिवासियों के साथ में हुआ? राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद है? उसके बावजूद एक जन बताता है आदिवासी महिलाएं अपना बच्चा बेच रहे हैं, जानवर बेचते हैं लोग, बच्चे बेचते हुए सुनेंगे तुमने? वो आदिवासियों की हालत होगी। मैं कुपोषण के क्षेत्र देखा हूं जहां गरीबी सबसे ज्यादा है, भूखमरी सबसे ज्यादा है, उसी क्षेत्र में ये लोग रक्तदान शिविर लेते हैं। जिस क्षेत्र में खाने को नहीं है, गरीबी है, उसी क्षेत्र में रक्तदान शिविर लेते हैं। मैं जब जाके देखा तो मेरे को अंदर की बात पता चली कि बेचारे अपने लोग गरीबी से मर रहे हैं, वो लोग अपना खून बेच देते हैं 800 रुपए और वो 800 के पैसे लेते हैं और वो राशन की दुकान में जाके अपने बच्चों के लिए वो
ये सच्चाई है। कोई नेता मेरे को खुल के बोले कि ये झूठ बोल रहा है, मैं उसको इसके उदाहरण लाइव दिखा सकता हूं। डॉक्टर बोलता है खाना खाएगा तो खून बनेगा। डॉक्टर क्या बोलता है? खाना खाएगा तो खून बनेगा। सरकार बोलती है खाना होना तो खून लेना पड़ेगा। कोई किडनी बेच रहा है, आदिवासियों के बच्चों की मानव तस्करी होती है, उनको मार दिया जाता है, उनकी किडनियां मार्केट में बेच रहे हैं, उनकी एफआईआर नहीं होती। कई लोग हैं जिनके एफआईआर आज तक के नहीं हुए, उनका अता पता भी नहीं है। देवरी में भी एक कांड हुआ था, याद है? उसकी आवाज उठाए थे, अपने यहां मोर्चा निकाला था। कल तुम्हारे बच्चों के साथ होगा तो क्या करोगे? मैं व्यवस्था बता रहा हूं, मैं पिक्चर शुरू करने गया हूं अभी कि ये हालात है। ये बच्चों को डीबीटी देते हैं। यहाँ पे मैंने मुद्दा देखा हूं, एक नेता आया मेरे पास, सतीश भाऊ देते यार डीबीटी में तो डायरेक्ट बच्चे को पैसे मिल रहे हैं, वो बच्चा बराबर ये कर रहा है। अबे डीबीटी दिए उससे, उसका पूरा शेड्यूल चेंज कर दिए ना, उसको बोले जा सड़क पे खा, मेज में मत खा। उसके जेल में पैसे रहते हैं, बेचारे को कुछ खाने की इच्छा होती है, एक दिन मटन खाता, दूसरे दिन भूखा रह जाता। डीबीटी के पैसे, सच्चाई है सिर्फ 10 महीने की डीबीटी मिलती तुमको, 2 महीने के पैसे गवर्नमेंट खा रही है, इसलिए डीबीटी लागू करके रखे। स्कॉलरशिप पूरे 12 महीने के लिए मिलती है, लेकिन जो डीबीटी है वो केवल 10 महीने के लिए देते हैं और 2 महीने के पैसे सरकार खा रही है। ये डीबीटी के पीछे का घोटाला है। अपना नेता वहां जाता है, भाई जैसा लगता है, जो पार्टी वाले बोलेंगे वही करेगा। अबे तेरे समाज का प्रश्न है, तेरे बच्चे के हिस्से की 2 महीने के पैसे काट लिए गए और वो भूखा है 2 महीने। 2 महीने डीबीटी नहीं देंगे तो पढ़ेगा नहीं क्या? उसने कहां जाना चाहिए? मंदिरों में भीख मांगने जा रहे, भीख मांग कर खाना चाहिए या वहां पंगत में खाना चाहिए? कोई नेता कुछ नहीं बोलता। ये डीबीटी का जो मकर जा रहे, कई बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, डीबीटी नहीं आती उनकी, तो बेचारे भूखे रहते हैं। 4 दिन डीबीटी मत आने दो, कोई तुमको मेज में खाना नहीं देता। नागपुर में तो बहुत बुरे हाल है। और डीबीटी के छोड़ो, आदिवासी लड़का अगर गढ़चिरौली देवरी से जाएगा, बाकी क्षेत्र से जाएगा, तो उसको किराए का घर भी नहीं देते, लड़की रह जाए लड़का। उनको लगता है ये नक्सलवादी छूटा। ये पहचान बना दी हमारी। ऐसी परिस्थिति में तुम लोग फंसे हैं, और अभी इलेक्शन आएगा तो अपन जाएंगे, भी कांग्रेस चाहो, भी बीजेपी चाहो। अबे समाज बड़ा कि पार्टी? पहले अपनी कौम को बचा ले, अपनी धो ले पहले, बाद में पार्टी को धोना। पहले तय तो हो कि हमारे बच्चों के लिए हमने क्या कर रहे हैं। ये मामूली लड़ाई नहीं है, जल जमीन जंगल की लड़ाई। जो कानून बना है मेरे भाई, आज इसके मिला है, कल मालूम नहीं कुछ भी कर सकते। गवर्नमेंट ने उनकी वो सुप्रीम कोर्ट में अगर जीत गए तो हम अगर हार गए तो हमारे रास्ते पे आ जाएंगे हम लोग, हमारी पूरी जमीन छीनना शुरू करेंगे, जंगलों से खदेड़ना शुरू कर देंगे हम लोग। ये रियल जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। मैंने बहुत बड़ा तो काम नहीं किया कि इसमें इसके आ गया तो मरने वाले की एक ही है कि मैयत थोड़ा लेट उठाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लड़ाई बहुत बड़ी है, अपने को पूरी लड़ाई लगी है। ये जो एक्ट बना है, ये एक्ट आदिवासियों को बर्बाद करने वाला एक्ट है, और यहां से लेकर हर जगह की लड़ाई अपनी लड़ाई समझो। गढ़चिरौली में जो हो रहा है, कल देवरी में होगा, तब क्या करोगे तुम? तुम्हारा कौन साथ देगा? मैं आया इसलिए हूं भाई, अभी सब पार्टी वाले आएंगे, सब नेता आएंगे और गढ़चिरौली जिले में अपनी अपनी बगावना शुरू कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिनके घर में मैयत हो रही है, जिनकी मां बहनों के पेट से रोटी छीनी जा रही है, जिनके बच्चों के पेट से रोटी छीनी जा रही है, जिनको गोलियों से भूजा जा रहा है, जिनको आए दिन यातनाएं दी जा रही है, आए दिन जिस समाज के साथ में बलात्कार, शोषण, ये जिस समाज के साथ में हो रहा है,
जिस घर में मैयत हुई वहां शादी का बाजा बज सकता है? जहां मैयत हुई है वहां शादी का बाजा बजना चाहिए क्या? वहां गंभीरता से बात होनी चाहिए। हमारे बारे में कौन क्या बोलता है इस पर बात होनी चाहिए। मैं तुम्हारा ये योजना दे, मैं तुम्हारा लाडली बहन दे, तो फलाना दे, कौन सी योजना आएंगे तुम्हारे को बरकल आएंगे, वो योजनाओं पे नहीं, हमारे बच्चे जिंदा कैसे रहेंगे आने वाले समय में उस पर बात करें। कोई भगवान बताएगा तुमको? मैं भूल गया था ये बातें बोलना। तो मैंने उसको पूछा भाव धर्म के खिलाफ में कुछ नहीं मिल रहा, तो मैंने बोला रे बता रहे मेरे को कौन से भगवान ने जमीन दिया तुमको? वो भगवान का नाम बताओ जिसने आदिवासियों को जमीन दिया। किनकी वजह से जमीन है तुम्हारे पास? ये लोगों की वजह से जमीन। मरे हो हमारे लिए। तुम्हारे बेटे को बोलो बड़ा मेरे बदले की सजा बेटा तू भुगत ले। गवर्नमेंट ने मेरे को 1 साल की सजा दी, तू चले जा जेल में। अरे तुम अपना खून मांगो तो नहीं देता बेटा। तुम्हारे बदले की लड़ाई, तू मर जा बेटा, मैं नहीं मरूंगा, तू मर जा। मरेगा क्या? तुम्हारे लिए तुम्हारा खुद का बेटा फांसी की तख्ते पे नहीं चढ़ सकता है, ये तो तुम्हारे पूरे समाज के लिए फांसी की तख्ते पे चढ़े। ये वो शहीद है जैसे संभाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े किए, वैसी मौत बाबूराव शर्मा को दी। वही मौत बिरसा मुंडा को दी। रात भर उसकी चमड़ी निकाल रहे थे बिरसा मुंडा की। ऐसे उसके हाथ से तुमको चीटी काटती है तो मसल देते हो, डर जाते हो। रात भर उसकी चमड़ी निकाले बिरसा मुंडा की। खून खून हो रहा था उसका शरीर, फिर भी बोल रहा था कि मैं मूल निवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी। तुम करके बताओ ना, कोई नेता को बोलो तू कर रहे बाबा ऐसा समाजासाठी। आप भी भक्त हो, बीजेपी में था 2 मिनट में कांग्रेस में। समाज रोमांच से कोई लेना देना नहीं। समाज बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई। समाज है तो तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, समाज है तो आरक्षण है, समाज है तो स्वरक्षण है, समाज है तो पहचान है तुम्हारी, और समाज है तो जीवन है। समाज नहीं तो कुछ नहीं। इस कौम को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा तुमको। तुम्हारी लड़ाई दूसरा अपने नहीं लड़ेगा। अपने बच्चों के लिए जेल जाने तैयारी करो। तुम पे अन्याय हो रहा है, सड़क पे आओ, घड़ी लाओ, अगरबत्ती लाओ, कुछ नहीं होने वाला। अगरबत्ती लगा अपने बच्चों को तैयार करो, उनके दिमाग में डालो कि बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तेरे को इस देश में ऐसा व्यक्ति बनना है कि तू किसी गरीब का भला कर सके। पंजाबराव देशमुख थे, उन्होंने पूरे ओबीसी समाज के लिए संविधान सभा में बोला कि ये इनको आदिवासियों की सूची में डालो, ओबीसी को, क्योंकि ये भी पारंपरिक रूप से आदिवासी है। आज ओबीसी अपने आप को धार्मिक बोलने लगे हैं। मैं हिंदू हूं तो मैं फलाना हूं, तो मैं ठिकाना हूं, मैं ये वाला हूं, तो मैं संता जी का हूं। वो पागल था क्या? पूरे विश्व में एक बात की चर्चा है कि इस देश का मालिक कौन? इस देश का मालिक कौन? हिंदू राष्ट्र का मतलब है आदिवासी मुक्त भारत, बिगड़ आदिवासियों के भारत। अबे जब इस देश का मूल मालिक, इसका जमीन का मूल मालिक जिंदा है, वो देश दूसरे के नाम पे उसका सातवारा कैसे ट्रांसफर हो सकता है? ये आदिवासियों का देश था, है और उसकी तैयारी करनी चाहिए। हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या जरूरी है, इसमें थोड़ी बात होता है। चेतन ने एजुकेशन के बारे में बोला, विलास ने ग्राम सभा, तुम्हारे वन अधिकार, उसके बारे में तुमको बताया। चेतन, मधु तिवारी, ये विलास और बहुत सारे मूवमेंट के ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो आज समाज का प्रबोधन कर रहे हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो पहली बार, तब उम्र मेरी 24 साल थी, शायद 28 साल की। मैं कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आया था, नौकरी लगा था एमएसपी में, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। तो मेरे को लाए थे इन्होंने, रामकृष्ण बाबू और रोहित साहब मेरे को खूब घुमाते थे, इधर चलो उधर चलो, ये करो वैसा करो। एक चीज तो हो गई, रामरतन बाबूराव आमदार बन गए, लेकिन उनके आमदार बनने के बाद भी मूवमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ, समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि उसके ब्रेन में ताकत थी, वो जानता था
इसका मतलब साफ है कि जब तुम अंदर जाते हो तो तुम हाथ पर तुम्हारी मर्जी से नहीं हिला पा रहे हो, तुमको दबाव रहता है। इसलिए मैं ये विश्वास करता हूं कि भाई कार्यकर्ता बनाएंगे तो ज्यादा फायदा है नेता से। राम रतन बाबू पूरे मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि जरूरी हलवी समाज के लोगों में बिरसा मुंडा की सोच को खड़े करने में राम रतन बाबू, गोयल साहब और उनकी जो टीम थी, इनका बहुत बड़ा हाथ है। इस मूवमेंट में कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। मेरा चैलेंज है, कोई बोल दे कि कभी सतीश बाबू ने किसी जात को लेकर या किसी को लेकर बोला है, मेरे को तो लोग कॉकटेल बोलते हैं, ये सारा आदिवासी नहीं, ये गोंड प्रधान का मिक्स है। तो मैंने एक जन को सवाल खड़ा किया कि बेटा 700 साल पहले एक किताब का नाम बता जहां गोंड, प्रधान, कोकू, भील, हल्बी अलग अलग है, ऐसा उल्लेख आया है। मैं पूरी वर्ल्ड की एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा हूं, मैं इंडिया की नहीं, विश्व के देश के आदिवासियों की, विश्व के सभी देश के आदिवासियों की एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट, मानव शास्त्रीय रिपोर्ट, उसमें ये मिलता है कि इनका डीएनए एक है। यहाँ के आदिवासी का डीएनए ऑस्ट्रेलिया के और अफ्रीका के आदिवासी के डीएनए से मेल खाता है। उसकी संस्कृति और तुम्हारी संस्कृति समान है। ये कैसे हो गया? मेरे को बता के कुछ लोग, लिंगो यही था, मैं तो अमेरिका में जो दिख रहा है वो लिंगो कहां से है? लिंगो कौन था क्या? कि लिंगो हल्दी था? कुछ अपने यहाँ के विदर्भ के देश आए आदिवासियों के दिमाग में प्राप्त होगा। अभी जब लिंगो था तब गोंड, प्रधान, कोरकू, भील नाम की चीज नहीं थी। तब हमको असुर बोलते थे, कोया बोलते थे। ये राज्य व्यवस्था पैदा हुई तब जाके हमारे लोगों को हुआ। इसका ये जिला भी तो गोंडिया जिला है, गोंडिया नहीं है। मराठी का ट्रांसलेशन करने के लिए एक आदमी, एक आमदार ने नहीं बोला अभी तक के विधानसभा में कि जो गोंदिया जिला है उसको गोंडिया जिला करो। उसको अपने यहाँ के विद्वान लोग द पढ़ रहे, डी नहीं पढ़ रहे। द पढ़ेंगे तो गोंडिया जिला हो जाएगा साथ। मैं गोंदिया जिला का एक सवाल पूछता हूँ। मैं थोड़ी स्टडी करता हूँ, मेरी आदत है कि मैं किसी भी चीज को बोलने से पहले पूरी तैयारी कर लेता हूँ, पढ़ता हूँ। अभी भी मैं घर जाऊंगा तो 3 घंटे रोज पढ़ता हूँ। मेरा स्टडी है, पहले पूरे गोंदिया जिले में आदिवासियों के पास में 6,72,465 हेक्टेयर जमीन। कितनी? 6 लाख पिता 665 हेक्टेयर जमीन थी। आज से मैं 1961 का 1951 का जब देश आजाद हुआ था और एरिया रिस्ट्रिक्शन खत्म हुआ था, सीपी बराबर में आता था ये क्षेत्र, तब महाराष्ट्र में कन्वर्ट हुई। आज जमीन कितनी है आदिवासियों के पास में मालूम है? सिर्फ और सिर्फ 1,500 हेक्टेयर जमीन गोंदिया जिले में। आदमी मर गया तो समझ में आता है कि आदमी मर गया हो। आदमी का धर्मांतर हो गया तो एक धर्म का आदमी दूसरे तरफ चले गया। अभी जमीन कहां जाएगी? जमीन के पैर है क्या? जिस समाज की 6 लाख हेक्टेयर जमीन थी उस समाज के पास आज 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन नहीं है। सॉरी 1,500 बोल दिया था मैं, 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन भी नहीं। वो 5 लाख हेक्टेयर जमीन कहां गई? कहां गई तुम्हारे जमींदार? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? जमीन के पैर है क्या? आदमी मर सकता है, जमीन मर सकती क्या? तो वो जमीन गई था। तो जो एमआईडीसी लगी है ये तुम्हारे जमीन पर है, ये जो बांध बंधे ये तुम्हारे जमीन पर है, जो रेल बनी है ये तुम्हारे जमीन पर है, जो कंपनियां बन रही है वो तुम्हारे जमीन पर है, अदानी की फैक्ट्री तुम्हारे जमीन पर है। अदानी के पास कहीं की जमीन है? अदानी और अंबानी के पास कहां से जमीन है? आजादी के पहले एक सेंसस हुआ था जिसमें
डॉक्टर हट्टन ने बोला था कि इस देश की 70% लैंड जो है वो आदिवासियों की है। हॉस्टल से कितने बच्चे हैं यहाँ? हाँ, इसमें से कौन सा बच्चा 12वीं पास है? फिर वही बात, कौन बताएगा देश में कितने राज्य हैं? हाँ, वेरी गुड, डेनिंग से बोला। क्या नाम है तेरा? शुक्राम पुराम, इतना स्मार्ट। तू तो विलास होगा से भी ज्यादा स्मार्ट। ठीक है, बैठ। 28 राज्यों में से 16 राज्य आदिवासियों के हैं। जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं वो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्व, उसके बाद छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य, मध्य प्रदेश आदिवासी राज्य, उत्तर ये जो महाराष्ट्र है ये आदिवासी राज्य, तेलंगाना आदिवासी राज्य, केरल में आधा भाग आदिवासी राज्य है, इधर तुम आ जाओ नागालैंड ये बेल्ट में ये आदिवासी राज्य, झारखंड आदिवासी राज्य, उड़ीसा आदिवासी राज्य। यानी 28 राज्यों में से कितने राज्य तुम्हारे? तो ये देश किसका है? तो इसका नाम क्या होगा था? इंडिया, आदिवासी भारत। अब कुछ लोग बोलते हैं गोंडवाना राज्य, इनका समय हत्या है। वो थ्योरी को अलग तरीके से रख रहे हैं लोग। दुनिया किधर जा रही है, हम किधर जा रहे हैं। तुम्हारे राज्य इतने हैं और जितना बेल्ट में बताया उस बेल्ट में देश की 50% से ज्यादा मैन पहले आर्मी जो है, जिसको आप लोग ये बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, ये 50 से 60% अर्धसैनिक बल इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में लगा दिया है। जो सेना बॉर्डर पे होनी चाहिए थी वो एक नंगे भूखे घास के घर में रहने वाले आदिवासी के घर के बाजू में AK-47 लेके क्या कर रहा है? ये गवर्नमेंट किसके साथ लड़ाई लड़ रही है? पाकिस्तान से, चाइना से कि आदिवासी से? फिर तो लड़ाई जब चल रही है तो तुम्हारा आदमी नाच रहा, गा रहा, अगरबत्ती लगा रहा, ये पार्टी में जा रहा, वो पार्टी में जा रहा, ये कौन सी ड्रामेबाजी है? यहां तो सरकार ही आदिवासियों को दुश्मन की तरह देख रही है। जो सरकार ने आदिवासियों का संरक्षण करना चाहिए वही आदिवासियों को परेशान कर रही है, वही आदिवासियों की जमीनों को दे रही है, वही आदिवासियों का आरक्षण छीन रही है, वही आदिवासियों को प्रताड़ित कर रही है, उनको वहीं से विस्थापित कर रही है। तुमको डराया जा रहा है। AK-47 देखता है आदमी तो बेचारा पसीना पसीना हो जाता है, उसको लगता है मार तो कमाला त्याचा काय त्याला मारून देणे आणि मला बोलले आदिवासी नहीं होता नक्सलवादी होता। तुम्हारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। इतने डर में कौन जी रहा है? इतनी दहशत में कौन सा समाज है देश में? जितनी तकलीफें कश्मीर में नहीं है उतनी आदिवासी क्षेत्रों में है। चार बस्तर से लेकर झारखंड, उड़ीसा, आसाम, ये पूरा बेल्ट देख लो, मणिपुर बेल्ट, ये आदिवासी बेल्ट है। यही तो सबसे ज्यादा असंतुष्ट। कहने का मतलब मेरा ये है कि देश में जो चल रहा है वो आपके खिलाफ में चल रहा है। आपकी पहचान खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, आपके अधिकार खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, आपके बाल बच्चों के जीवन को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। और आप चुप क्यों है, ये सवाल है। क्योंकि आपको समझता नहीं। हम लोग इसके उसके बातों में आ जाते, धार्मिक बातों में आ जाते, सामाजिक बातों में नहीं आते। समाज क्या है किसी को मालूम ही नहीं। समाज में दे गुण, समाज में दे प्रधान, समाज में दे हल्दी, ये कहां से लाया है? 1.5 फुट सोच, ऐसी ठिकानी सोच। ये सोच क्या बिरसा मुंडा की थी? ये घंटा बिल की सोच थी? बाबूराव शर्मा जी की सोच थी? नहीं। कितनी वजनदार सोच होगी कि ये लोग समाज के खातिर अपने आप को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया हंसते हंसते। जीसस क्राइस्ट को तुमने सूली पे चढ़ाया तो भगवान बन गया हो। ये तो तुम्हारे लिए फांसी पे चढ़े रहे, ये तुम्हारे ओरिजिनल भगवान है।
और इन्हीं के विचारों से, मेरा ऐसा मानना है, नेताओं के विचारों से समाज जिंदा नहीं रह सकता है। समाज जिंदा रहेगा शहीदों के विचारों से। ये जो फॉरेस्ट एक्ट है, ये जो वन संपदा है, जो आज पूरा आधे से ज्यादा आदिवासी जीवन जो है वो वन संपदा पे डिपेंड है, अगर ये छीन लिए तो तुम्हारे पास बचेगा क्या भाई? तुम्हारे जिंदा रहने की संभावनाएं खत्म हो रही है। और बड़ा बताता है मैं ऑफिसर बना हूं तो डॉक्टर बना हूं, लड़के को भी नौकरी नहीं मिलेगी तो डॉक्टर बन के करेगा क्या? खुद का इलाज करेगा। इंजीनियर बना रहे, आरक्षण खत्म हो गया है, तुमको कंपटीशन किस टाइप का कंपटीशन है, किस तरीके की प्रतियोगिता है, उसको समझने की जरूरत है। चारों तरफ से आदिवासी फंस गए मकड़ी के जाल में। वो बोलते नहीं क्या, किस्मत का खेल या मुकद्दर का खेल, मकड़ी के जाल में फंस गया शेर। आदिवासी को नायवाग है, जंगल चबाग है, आदिवासी अटक उठे फक्त वाग है, आदिवासी की नहीं दिखता। सरकार बोलती है जंगल बचाओ, जानवर बचाओ। सलमान खान ने हिरण मार दिया तो उसको कोर्ट में खड़ा करे। अबे रोज आदिवासी मर रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते, कोई कानून नहीं। शेर को जिंदा रखने की बात कर रहे, सुअर को जिंदा रखने की बात कर रहे, आदिवासी को जिंदा रखने की बात में क्यों नहीं सोच? मैं पूरी जवाबदारी के साथ 5 मिनट और बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी इजाजत है? बोल सकते हो 5 मिनट और? पहला, तुम्हारी पूरी जमीनें छीनने वाले हैं, पूरी जवाबदारी के साथ बोलना। दूसरा, तुम्हारे बच्चों का आरक्षण 2025 में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तीसरा, आदिवासियों के जितने पद है वो अबॉलिश करके ओपन में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया गया है, आप तुम फंसने वाले हो, तुम्हारे पास बचे हुए बैकलॉग का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि जहां आदिवासियों को 1 लाख नौकरी मिलता था, वहां केवल 3740 नौकरियां आदिवासियों को मिली है देश में। उसके बाद उनको जो ये लोग योजना बता रहे हैं बड़ी बड़ी, अब एक नई बैंक आ रही है, प्राइवेट बैंक, ये तुमको आदिवासियों को लोन देने का लालच देंगे और बताएंगे बेटा तेरी जमीन गिरवी रख दे और ये लोन ले ले। तो पूरी जिंदगी एक बार नहीं, तुम्हारा बेटा भी पैदा होगा, वो पीढ़ी भी रहेगी तो वो कर्जा नहीं चुका पाएगा। अब सवाल ये खड़ा है कि तुम्हारे को अगर इन्होंने जमीन से हटा दिए, तुम लोगों के पास जमीन नहीं, आरक्षण नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे जिएंगे ये बारे में बताओ तुम, और यहाँ से घर जाओ। सांगा तुम्ही कसं जीवन जेवणार आपल्या मुलाबाळांना, काय आधार आहे तुमच्याकडे? जर तुमची जमीन छीनली गेली, तुमचं आरक्षण गेलं, तुमची सुविधा गेली, आरक्षण सर्व पूर्ण संविधानिक सुविधा तुमची जरी या लोकांनी खतम केली, काय करणार तुम्ही? कसं काय जगणार तुमचं मुलं? कैसे जिंदा रहेंगे तुम्हारा बच्चा? क्या करोगे उसके लिए, क्या लाइन डालोगे, किस तरीके से तुम अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखोगे, समाज को जिंदा रखोगे? बस यही सवाल का जवाब दो और फिर मैं भी जाता हूँ यहाँ से, तुम भी जाओ। कौन देगा? मंदिर बनाने से निकलेगा क्या इसका हल? चलो बड़े देव के पास चलो, खड़े देव के पास चलो, आड़े देव के पास चलो। महादेव के हम कितने दूरी कर दिए देखे? अभी देश में राम सबसे बड़ा भगवान हो गया है, महादेव को कोई पूछ ही नहीं रहा, मार्केट खत्म कर दिए। पूरा मार्केट खत्म कर दिए। वो देश का बाप है, महादेव है, वो देववादी देव, देवांचा देव महादेव, वो हमारा पूर्वज है। और तुम महादेव की बात करते हैं, हम तो महादेव की मां को मानते हैं। ऐसा मार्केट में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि राम बड़ा है, महादेव छोटा भगवान है। अबे देश महादेव का है, उसका नाम लेने से धरती के सामने बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या है? महादेव है। लेकिन उसकी हालत कैसे कर दी है? उसको ले जाकर उधर खड़े कर दिए बर्फीले देश में। कहां पर? इधर शमशान घाट में रखते उसको। कभी वो जिधर बहुत बर्फ है अमरनाथ, वहां खड़े करते, और ऊपर से कपड़े नहीं उसके पास। हाँ, ठंडी बोलती मैं उसको मसान घाट की विभूति लगाए, डांस नहीं करेगा। और जब वो परेशान होता है,
कहां पर प्रलय आ गया था। अब वो बेचारा आदिवासी लैंग्वेज जानता है, मराठी बोली भी आदिवासी बोली है, कुछ ओबीसी भाई है यहाँ पर, वो मराठी नहीं है, मराठी है, वो भी आदिवासी बोली है, वहां कोडी लोग बोलते हैं, माधव कोडी बोलता है, उसको माई बोली बोलते हैं। तो वो महादेव को आदिवासी लैंग्वेज समझती है, उसको दूसरी लैंग्वेज नहीं, तुम इंग्लिश संस्कृत ये सब नहीं समझता, वो हार जाता आदमी। उसके पास जा जाके तुम ये वाले मंत्र बताओगे, दिमाग खराब नहीं होगा। अरे महादेव के ऐसे हाल है तो तुम कौन सी खेत की मूली। तो बात समझो, भगवानों को नहीं छोड़ रही है। अपने लोग समाज को भूल जाते हैं। पेंदामाओ भी पेंदाम कर, मसरामो मसराम कर, वो पोयमा पोयम कर, मैं भोगारे भोगारे कर, जैसे तेंदुलकर के रिश्तेदार बन रहे साथ। देखो दिमाग देखो। और ये फिर कैसा होता है, एक जोक है, मैं जोक बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, इसको गलत तरीके से मत लेना। कुछ देवरी में गांव है जो अपने इधर के कोरची में बेचारे आदिवासी लोग बैठते हैं और वो आपस में बात करते रहते हैं कि भाऊ आपल्या गावात खूप कुत्रे झाले जी, हा तिथे बघा झालं ते अल्सेशन कुत्रा आणि कोणचा कुत्रा, किती कुत्रे लोक आणतात, बाहेरून आणून राहिले आपले लोक, बाहर से कुत्ते ला रहे हैं वो बेच रहे, लेकिन हमारे यहाँ के कुत्ते को कोई खरीदता ही नहीं। तो इन लोग भी दिमाग लगाते, बिल्कुल उसके कान वान काटते, पेंटिंग वेंटिंग बढ़िया करते, दो मुंह काटते और ऐसी रखते मार्केट में देवरी में दादा के घर के सामने। और वहां पे बैठते कुछ लोग अपने आदिवासी जो भूल गए समाज को कर वाले, ये बिल्कुल साहब आ गए, बिल्कुल टाइम वाइम लगा के, वो क्या है तो बाबा साहेब वो कुठे रहते, मुंबई में रहते, कुठे रहते, दिल्ली में रहते, अच्छा वो टैक्सी उसकी मिसेस आती है, इधर 4 कुत्ते लेके घूमे आ, उधर 4 कुत्ते लेके खेमे आ, बेचारे बेचने की कोशिश करते हैं। वो भाई आती, बहुत अच्छा कुत्ता है, 2 आंख है, 2 नाक है, बहुत अच्छा कुत्ता है करके उसको ऐसा करती है। तो वो गोमे कीमिया को देखता है और वो भाई बढ़िया कॉफी वॉफी लेते रहती, कुत्ते का खूब सुंदर कुत्ता है, बाबा बहुत अच्छा कुत्ता है, 2 ना ऐसा कैसा बोलते रहते। तो वो कीमिया गोमे को बोलता, भाई ये भाईला तू माझ्याकडे काऊन इतकं रागाने बघत आहे रे, त्या भाईला सांगून दे म्हणे कुत्र्याच्या तू इकडे नाही तिकडे आहे। तो ये हालत अपने समाज के बड़े लिखे लोगों की हो गई, ये हालत है। और जो समाज से दूर हुआ उसकी हालत बहुत खराब हुई। तुम पैदा इस समाज में हुए तो मरना भी इस समाज। अभी मैं इस पर कुछ बाकी ज्यादा बातें नहीं करता हूं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल का जवाब लेके जाना चाहता हूं। गढ़चिरौली में भी यही हालत है, देवरी में भी यही हालत है, साले कसम में भी यही हालत है, उधर जाओ उधर भी सब जगह आदिवासी क्षेत्रों में यही हालत है। जमीनें छीन रहे, तुमको भगा रहे, तुम्हारा आरक्षण छीन रहे, तुम्हारे पास नौकरियां नहीं, तुम्हारे बाल बच्चे क्या करेंगे, कैसे जिंदा रखोगे। इस पर थोड़ा 5 मिनट कोई खड़े होकर बता दे मेरे को। मैं बहुत परेशान हूं ये सवाल को लेकर कि आगे अपना समाज जिंदा कैसे। मैं तुम लोगों से बात करने केवल समझाने नहीं आया हूं, सुनने भी आया। कौन सी भाई बताएंगी, यहाँ पर जितने ताई लोग बैठे हैं कौन बताएंगे, हाथ उठाओ, मेरी तरफ देखो, हाथ उठाओ, कौन समझा के बताएंगे कैसे जीवन रहना। नीचे मुंडी मत डालो, काही मंत्र असेल तर सांगून द्या की मृत्युंजय मंत्र द्यायचा, कोई श्लोक से अच्छा होगा समाज, हल कौन निकालेगा। समस्या हमारी है, शोषण हमारा है तो लड़ाई भी हमारी, और लड़ाई हमारी है तो संगठन भी हमारा, और संगठन हमारा है तो विचारधारा भी हमारी, और विचारधारा हमारी है तो कुर्बानी भी हमारी। अभी को लड़ना, मोटी सोनिया गांधी आके लड़ाई नहीं लड़ेगी, ये तैयारी करनी पड़ेगी। बिरसा मुंडा ने बोला था, जो बच्चे की माँ होशियार वो बच्चा सुरक्षित, और जिस बच्चे की माँ बेवकूफ वो बच्चा असुरक्षित।
मैं ऐसे भगवान पर भरोसा नहीं करता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है। शनिवार को उपवास, फलाने दिन उपवास, इतने बजे से इतने बजे तक भगवान बंद रहेगा, गेट बंद रहेगा, यानी भगवान रेस्ट ले रहा है कि पंडित रेस्ट ले रहा है। भगवान का घर तो 24 घंटे खड़ा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ भगवान के को भी बंद, यानी जेल में रखे जैसी हालत है, ताला लगाते। इसकी बात तो यह है जैसे अभी वो पंडित से बात कर लिया भगवान ने, वे सबको 3 बजे के बाद बोला, यानी उससे रोज भगवान बात कर रहा है। इस देश में भगवान के बाप का नाम ब्राह्मण है, और मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो भगवान ब्राह्मणों की मानता है। मैं ऐसे भगवान को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। ये बात बिरसा मुंडा ने अपनी उम्र के 21 साल में बोला। ये मामूली बात नहीं है, ये सोच कितनी खतरनाक होगी तो सोचो। और उसी सोच से ये मूवमेंट निर्माण हुई। हमारी किसी की औकात नहीं है, उन्हीं की प्रेरणा लेके मैं पहले थैली लगा के घूमता था। मेरे को बोलते थे मैं तेरा रिश्तेदार है क्या बिरसा मुंडा, पागल हो गए साला। सतीश पिंडा इंजीनियर है, अच्छी भली नौकरी करता, साला शादी वादी करता, अच्छी लड़की थी, हाँ पागल हो गया, पागल चल रहा है। थैली लड़की खेतों में अभी बाइक जा रहा है, साला भिखारी से। मेरे को कई लोग तो भगा भी देते थे, मैं जाता तो कोई मंच में तो उतार के बिठा देते थे मेरे को। कई बार विकास परिषद के मंच, गोंडवाना के मंच से मेरे को उतार के बेइज्जती किए मैंने, लेकिन मैं शर्माया नहीं। आज 25 साल बाद में इस बात का समाधान है कि मूवमेंट में चेतन जैसे लड़के, विलास जैसे लड़के हैं, मधु दिहारी और ऐसे कई लड़के मूवमेंट के खड़े हो गए। आज जहां भी जाता हूं मैं कम से कम 1000-2000 लोग बैठे रहते हैं, वेटिंग करते रहते बेचारे। एक विश्वास है संगठन के ऊपर, विचारधारा पर विश्वास आ गया कि ये गद्दारी नहीं करेंगे समाज के साथ। जीवन में और क्या चाहिए? मेरे को कुछ लड़के मजाक करे, बोल रहे भाव अब तो तू 50 का हो रहा है, अब तेरे दिख नजदीक आ गए। मतलब सही बात है यार, मैं जितने की बात घूमते रहा, कभी नींद बराबर नहीं लिया, जहाँ खाना मिला खाए चले, आगे बढ़ते चले। अफसोस नहीं है इस बात का कि हम मरेंगे, दूसरे बात भी पैदा होंगे जो इस समाज के लिए काम है, क्योंकि हम अपने समाज को भगवान की तरह जब टंटाभिल को फांसी दे रहे थे तो टंटाभिल को बोले आखिरी समय तू किसको देखना चाहते हैं? तो टंटाभिल ने बोला मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। तो वो गॉड की फोटो लाए, वो सब भगवानों की फोटो लाके रख दी अंग्रेजों ने। तो बोलता है ये भगवान नहीं, मैं जिनके लिए लड़ा, जिनके लिए जिया वो मेरे भगवान। तो बोले को मेरे समाज के लोगों को रख दो सामने। तो जबलपुर जेल के बाहर कम से कम 1 लाख लोग खड़े थे और टंटाभिल ऊपर खड़े हुआ और सबका नमन किया और वहां से बोला मेरे खून का कतरा कतरा आखिरी तक इस कौम के लिए गवा। कौन से भगवान ने किए? आखिरी में भी दर्शन अपने बहन भाइयों को नहीं पहचान पा रहा था टंटाभिल, पूरे समाज को देखा उसने, रो दिया और चले गया और फांसी के तख्ते पे खड़ा हुआ। पगड़ों शर्मा के सामने जब उसको फांसी दे रहे थे, माँ खड़ी थी, बेटा खड़ा था, सब लोग, और फांसी के लिए कोई ऐसा नहीं एक पीपल के झाड़ पे बांध कर उसको काफी फांसी दे दी। ऐसी मौत किसके लिए मिली? अपने लोगों के लिए मरेगी। अरे अपने आंडू मांडू आते हैं, बताते हैं अपने को कुछ लोग भी उठपटांग टाइप की बातें और खत्म कर देते हैं कि तब बिरसा मुंडा था। कौन बोल रहा है? इतना विद्वान कौन है? थोड़ा हमको भी तो समझा। किसका विरोध कर रहे हो तुम? अपने बाप का विरोध कर रहे हो। अगर वो सोच नहीं होती तो हम कुछ नहीं होते देश में। पूरे कचारगढ़ में मैं केवल इस बात का विरोध करता हूं कि केवल बिरसा मुंडा का नहीं, वहां टंटाभिल का भी लगेगा, सूबेदार नायक का भी लगेगा, वहां पे गुंडा ग्रुप का भी लगेगा और बाबूराव शेरवाकी का तो लगेगा ही लगेगा। मिशन के सब लोगों से मेरा चैलेंज है तुम लोगों को, क्योंकि आप ऐसी जगह रहते हो जहां पूरे देश के लोग आते हैं। अब वो जमीन भी तुमसे छीन जाएंगी। किसी का खासदार बनना, आमदार बनना, मंत्री बनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो जमीन का रुकना। वो कचारगढ़ को बचाएंगे कैसे, इसके बारे में सोचो। कम से कम 1 साथ 5-6 पुतले लगने चाहिए, उसको क्रांति स्थल का नाम देना चाहिए। वहां पर वो वाला जो कार्यक्रम है
ये कान में मंत्र बोलना, ये बोलना में मंत्र बोलने से अगर उसका पेट भर जाता तो साले मजदूरी करने क्यों जाता? इस देश में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक जजमेंट बताता हूं, आखिरी बात बोलूंगा और 5 मिनट बोलूं, क्योंकि मैं नाश्ता ही नहीं किया, इन लोगों ने मेरे को नाश्ते भी नहीं दिए, पीछे लाया एक बिस्किट का पैकेट ला के दिए, तो बिस्किट नहीं था वो टोस्ट निकला। तो ये जो कमेटी है नियोजन समिति ने कितना बड़ा षड्यंत्र रची है मेरे साथ। ये लोग मेरे को मेरा सत्कार नहीं कर रहे, तो सजा दे रहे हैं, बदला निकाल रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक जजमेंट पास किया कि मंदिर में जो पुजारी है उसको 10,000 रुपए प्रति माह, और से सुनो, हर महीने उसको 10,000 रुपए प्रति माह यानी उसको मिलेगा, हर महीने 10,000 रुपए देगा पुजारी को। साथों साथ वो मंदिर से लगकर 600 स्क्वायर फीट की जगह दी जाएगी उसको घर के लिए, और वो गवर्नमेंट बनाएगी। मंत्र बोलने वाले को भाई साहब तुम ही मंत्र बोलते हैं तो कुछ भला होगा। तो जो मंत्र बोल रहा है कोई मेहनत नहीं कर रहा है, केवल दुकान लगाया, उसको 10,000 दे रहे, उसको घर दे रहे, उसको घर बना के दे रहे, और जो ईमानदार है जो मेहनत करता है उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उसके लिए गवर्नमेंट के पास उठा देंगे। उस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की, देश का सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल क्षेत्र है वो, वहां पे पंडित भाइयों की, ब्राह्मण भाइयों को ये सुविधा और आदिवासियों के हिस्से में क्या आई, तो बेचारे अपनी छोटी बोटी वो बांधते हैं, थैली बांधते हैं और दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं। बाप इधर काम कर रहा, बेटा उधर काम कर रहा, माँ किसी राज्य में मर भी जाते हैं तो उनको बाद में पता चलता है कि 3 दिन हो गए तेरी माँ मर गई। ये काम है कि सजा है? ऐसी स्थिति में अपना समाज जिंदा है। आज के दिन 2 बातें हमारी याद रखो, तुम्हारे लोगों ने देखो कितना अच्छा काम कर दिया है, तुम्हारे दिमाग में डालते ब्रह्मा विष्णु, अब महादेव कितना बड़ा आदमी, इनका दिमाग देखो कितना खतरनाक है। महादेव देवाधिदेव, उसको क्या बनाया, जो अपनी टीम का कैप्टन था, जो अपना सरदार है, पहले नंबर का प्लेयर, उसको तीसरे नंबर का प्लेयर बना दिए, उसका नाम महादेव से महेश कर दिए। देखो कितना दिमाग लगाया है। ये जब चाहते इस देश में गणपति दूध पी लेता है, लेकिन इनकी औकात नहीं है किसी गरीब के बच्चों को दूध पिलाने की, क्योंकि इनके मन में नहीं है। साथियों, हम मजदूर समाज के लोग हैं, किसान समाज के लोग हैं, खेत मजदूर है, गरीब लोग हैं। हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है? हमारे माँ बच्चों के भविष्य के लिए जमीन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। मैंने पहले ही बताया, ज्यादा उनको बताता तो दिमाग के बाहर हो जाता। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक ही पिटीशन में मैंने 3 बातें डाली है। इस देश में आदिवासी के बगैर जंगल की परिभाषा नहीं हो सकती, और जंगल के बगैर आदिवासी की परिभाषा नहीं हो सकती। इसलिए जंगल बिल से आदिवासियों को हटाना यह असंभव और गलत बात है, गैर नैसर्गिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहला। दूसरी चीज, 5वीं अनुसूची के अधिकार, 6वीं अनुसूची के अधिकार, पेशा के अधिकार, ये आदिवासी ग्राम सभा के विशेष अधिकारों का क्षेत्र है, और ये आदिवासियों के पारंपरिक सामाजिक अधिकार है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसमें परमानेंट व्यवस्था की गई है आदिवासियों की, किसी धर्म के लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है, जो उसमें अमेंडमेंट ही नहीं हो सकता है। इसलिए मोदी परेशान हो गया। अभी कोई आदमी मोदी के सामने जाएगा, मोदी बोलेगा, भैया, मोदी जी बोलेगा मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, भाइयों बहनों, तो नीचे से एक आध लंगोटी वाला खड़े होगा जिसके बदन पे कपड़े नहीं होंगे, वो आएगा और ऐसे ऐसे करेगा, साहेब भाजपा नहीं का, फिर वो बोलेगा आदिवासी स्टाइल में, भाई और बहनों ऐकून गया, मोदी जी ज्या देशाचे प्रधानमंत्री आहेत त्या देशाचा मी मालिक आहोत। उस पहचान के लिए चलो, आप इस देश के मालिक थे, मालिक ही रहेंगे। अपनी पहचान आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करने की बात आ रही है।
आपकी पहचान को खत्म कर रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी मिशन की तरफ से पहली बार पूरे देश में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट हुआ। उसका फायदा ये हुआ कि इराक की लड़की, एक मुस्लिम आदिवासी लड़की ने यूनाइटेड नेशंस में मणिपुर का केस उठाया और उसने बोली कि सर, इट इज राइट, इट इज ट्रू that indigenous people are existing in India and still they are the owner of that country। जो बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, दूसरे देश के लोग आके बता रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी रहते हैं और यहाँ का एससी, यहाँ का ओबीसी आदिवासियों का वंशज है। ये अचीवमेंट है। आज 7-8 देश के लोगों में बिरसा मुंडा, टंट्या भील, इनके नाम की चर्चा होती है। बाबूराव शर्मा के निर्देश दिए, मेरे को खुशी हो रही है। बांग्लादेश में बिरसा मुंडा जयंती बनाई गई, नेपाल में आदिवासी है। जाते जाते एक सवाल बताता हूं तुमको। भारत पहले बहुत बड़ा था, आरएसएस वाले अखंड भारत बोलते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये किसका हिस्सा थे? आज नेपाल के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिल गई है। पाकिस्तान के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिलने वाली है। अफगानिस्तान के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिल जाती है। बांग्लादेश, श्रीलंका के आदिवासियों की बात हो रही है। यानी ये देश एक ही देश के टुकड़े हैं। ये वहां आदिवासी मिल रहा है, भारत में आदिवासी नहीं है बोलते। ये बहुत बड़ी बात है। मैं नेपाल में आदिवासी है तो भारत में नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के तो 16 राज्य आदिवासियों के हैं। संविधान में उसका मेंशन है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में जयपाल मुंडा और बाबा साहब अम्बेडकर का जो डिबेट है उसमें मेंशन है कि हु आर आदिवासी। उसके बावजूद भी ये सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। उस लड़ाई को तुमको लड़ना है। जिस दिन तुम आदिवासी पहचान तुमसे छीन लेंगे, समझ लेना तुम्हारे बदन से कपड़ा छीन लेंगे। बिरसा मुंडा का आंदोलन, बाबूराव शर्मा के आंदोलन की एक विशेषता बताता हूं। उस वक्त हमारी महिलाओं को ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगता था। ओबीसी की भी महिला को, ओबीसी कोई बोलता होगा आमी को राजा ने बाबू, सब गलत बात। एससी की भी महिला को ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगता था। मैं पूरी जवाबदारी से बता रहा हूं ये बात। और ये टैक्स किसने लगाया उसके बारे में आप लोग सोचना। उसकी लड़ाई बाबूराव शर्मा के ने लड़ा। आज हमारी मां बहनों के बदन पे कपड़े हैं, उसका श्रेय बाबूराव शर्मा के टंट्या भील। समाज के साथ ऐसा हुआ है क्या कि उसको ब्लाउज पहनेगी तो टैक्स देना पड़ेगा? पहले विचारों के पास में कपड़े नहीं है पहनने। इतनी गरीबी है। एक साड़ी की 2 साड़ी करती है गढ़चिरौली की बाई की। मैं बोलता हूं तो किसी को लगता है भाव गढ़चिरौली में तो ऐसे सब अच्छे दिख रहे हैं, अबे थोड़ा अंदर घुस। क्या देव दर्शन करने जा रहा है? या मणिपुर घूम किया, गढ़चिरौली घूम किया, बेलघाट घूम किया, पूरे दर्शन हो जाएंगे तेरे। एक साड़ी लेते हैं नई वाली और उसको बीच में से काटून दे बोलते हैं। ये अवस्था में कौन सा समाज है? मेरे भाई, ये जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जितने आदिवासी विधानसभा क्षेत्र हैं, वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में मिशन चाहता है कि समाज की सामाजिक निर्णय की तरफ समाज को ले जाना चाहिए। पार्टी के निर्णय में कुछ काम नहीं होगा। क्षेत्र हमारा है। आरक्षण का फायदा कांग्रेस को होना चाहिए, आरक्षण का फायदा बीजेपी को होना चाहिए, कि आरक्षण का फायदा आदिवासियों को होना चाहिए। तो उस रणनीति की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ का ओबीसी भाई, यहाँ का दलित भाई, मुस्लिम भाई, इनको हम लोग विश्वास में लेकर एक नई दिशा को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं आया अपने पास। 25 के 25 आमदार है अपने पास, पूरे 60 है। 2 चीजें ज्यादा करते हो, बातें ज्यादा करते हैं, एक तरफ बातें और दूसरी तरफ खाते। लेकिन कुछ करने की बात, अरे आज 25 आमदार एक हो जाते, गवर्नमेंट गिर जाती। फोकस को तुमने संरक्षण दिए, भैया कोई भी पार्टी रहे, तुमने समाज के साथ गलत किए, ये हमारा इस्तीफा दे, मामला खत्म करो, गिरा दो। जब आरएसएस का आदमी कांग्रेस में रहता है, बीजेपी में रहता है, वो दोनों आपस में बैठकर सामाजिक डिसीजन लेते हैं, तो फिर आदिवासी क्यों नहीं लेता है?
वे पार्टी बाद में, संगठन बाद में, समाज पहले। और उसी चीज के लिए इस सामाजिक मिशन को चलाने की जवाबदारी आप लोगों पर है। आज से गांव-गांव जाओ, अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में लोगों को समझाओ कि बेटा पहले, समाज बाद में सब। अब इसका फायदा कुछ लोग उठा सकते, समाजाची पार्टी है, अबे समाज बना, पार्टी बाद में कर। जिस समाज का समाजकारण नहीं होता उसका कोई राजकारण नहीं होता। हमको समाजकारण करना है मेरे भाइयों। मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूं कि आने वाले समय में तुमको पार्टी का नेता नहीं होना, समाज का नेता। जो अपनी लड़ाई लड़े उस तरफ अपने को बढ़ना है, और जो समाज की स्वीकृति लेगा वही हमारा नेता। नहीं तो नेता की तरफ जाता है, वो नेता को कुछ देता है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से उसको टिकट दे देता है, और भैया तू चलते रहे, मैं तेरी दुकान चलाता हूँ। ये नहीं चलेगा। कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, कोई भी पार्टी रहे, मैं यहां से बोल रहा हूँ, समाज सबसे बड़ी चीज है। हमारा सामाजिक दबाव खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हालात कश्मीर से ज्यादा गंभीर है गढ़चिरौली में। ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मारे जाओगे। सच्चाई इसी में है कि सामाजिक निर्णय, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संगठन, सामाजिक मिशन, इसके बगैर समाज जिंदा नहीं रह सकता। आप भी नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकता हूं। जय हिंद। धन्यवाद दादा। मी आपले आभार व्यक्त करू शकत नाही या ठिकाणी। खऱ्या अर्थानं ज्या अत्यंत ज्वलंतशील मुद्द्यांवर आपण या ठिकाणी चर्चा घडवून आणली। या देशातील तमाम आदिवासी मूलनिवासी समाजाची मुख्य समस्या जर जमीन जंगलाचे प्रश्न या सामाजिक स्तरावरच आपल्याला एक संघटन, एक समाज करूनच लढावं लागेल। कृपया सर्वांना माझी विनंती आहे की आपण कुठेही जाऊ नका, कार्यक्रम संपलेला नाही, अजूनही बाकी मान्यवर या ठिकाणी आहे। ज्या बिरसा ब्रिगेडनं या देशातील एकूण 16 राज्यामध्ये संघटन निर्माण केलेलं आहे, त्याचे प्रेरणास्त्रोत आदरणीय सतीशदादा पेंगराम या ठिकाणी आलेले होते। आम्हाला तो योग्य वेळ आणि जे प्रबोधन या ठिकाणी केलं, म्हणून